कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू करेंगे अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे अपना शॉर्ट क्वेश्चंस। कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस? यूनिट थर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस। सारे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे हम, और वन बाय वन एक एक की एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल वे में, जिसको आप समझेंगे और समझने के बाद खुद से लिख आएंगे। इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है। बोर्ड पे बच्चों इसलिए लिख रखा है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो खिंच जाती है फिर अगर वन बाय वन करेंगे। डेरिवेशन में हम वन बाय वन करेंगे बिना यहाँ पर लिखे हुए, क्योंकि डेरिवेशन ऐसे ही करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं तो हमने डायरेक्ट लिख लिया है। यहाँ पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर थर्ड यूनिट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं यूनिट थर्ड के, ओवरऑल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यानी कि एक ही वीडियो में आपको सारे 2 नंबर के क्वेश्चंस और सारे के सारे जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं सारे कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से पढ़ो, आप खुद कर लेंगे। अगर आपने वन बाय वन करके हमारी सारी वीडियो देखी है और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। देखो क्या है पहला क्वेश्चन है, राइट द मेन कंडीशन फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। सस्टेनेबल इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखनी है। क्या होता है बच्चों इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस होता है बच्चों दो वेव का आपस में इंटरफेयर करना। सही बात है, लेकिन हम कह रहे हैं सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। सस्टेनेबल इंटरफेरेंस मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। वो कब होगा बच्चों? वो तब होगा जब वेव हमारी कांस्टेंट फेज डिफरेंस में हो या और फिर सेम फ्रीक्वेंसी में हो। सस्टेनेबल की बात क्या है? मतलब बच्चों सस्टेनेबल इंटरफेरेंस का मतलब है पूरी तरीके से या तो कंस्ट्रक्टिव हो या पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव हो। समझ रहे हैं? तो कब हो सकता है वो? या तो वे मतलब हमेशा ही ये कंडीशन फॉलो करेगा, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बच्चों? ऑलमोस्ट सेम। एम्पलीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों? आपने अगर स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वीडियो हमने हमारी देखी होगी, उसमें बिल्कुल साफ तौर पर एकदम बेहतरीन तरीके से हमने बता रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक कंपैरिजन आपको बताया था एग्जांपल के थ्रू कि अगर हम रेस कराएं 5 बच्चों की, उनमें से 5 बच्चे हम पिक करें, एक 2 साल का, एक 10 का, एक 12 का, एक 15 का, एक 20 का, तो गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चों। यानी कि हमें सेम एज के, सेम हाइट के, लगभग सेम बच्चे पिक करने पड़ेंगे, तभी हम देख पाएंगे कौन ठीक से भाग रहा है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमें वेव में भी वो ऐसे ही लेना है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज डिफरेंस की अगर वेव लेंगे, तभी हम ठीक से देख पाएंगे उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इस कंडीशन का क्या नाम है? सस्टेनेबल इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? यानी कि हमें सेम लेनी है दो वेव। सिंपल है बच्चों, बात खत्म हो गई है। एक ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, और भी सिंपल है। ये कह रहा है बच्चों, टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका केवल और केवल ये आंसर नहीं है, ये तो शॉर्ट में आप लिख के आएंगे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बच्चों दो सोर्स से सेम यानी कि कोहेरेंट वेव बनानी क्यों पॉसिबल नहीं है? बच्चों ये जो है ना, ये सेम फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, ये किसकी कंडीशन है पता है? कोहेरेंट सोर्स होने की कंडीशन है। यानी कि कोहेरेंट सोर्स कब होंगे? जब ये सब कुछ सेम हो। तो कोहेरेंट सोर्स दो डिफरेंट सोर्सेस से क्यों नहीं बनाए जा सकते? चलो इसे देखते हैं। क्या कारण है इसके? कारण ये लिख रखे हैं साफ साफ। क्या होगा? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, रैंडम फेज डिफरेंस मिलेगा। लेकिन ये तो मतलब जस्ट लिख दिया ना, पर कैसे मिलेगा ये तो समझना पड़ेगा ना, क्यों मिलेगा भाई ऐसा? दो अलग अलग, अगर हम एक एग्जांपल से समझो बच्चों, अगर हमने 2 बल्ब ले लिए, दोनों फिलिप्स के हैं, दोनों सेम कंपनी से बने हुए हैं, दोनों के दोनों ही 100 वॉट के हैं और एक साथ जला रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं भाई उनसे एकदम सस्टेनेबल इंटरफेरेंस मिल रहा? क्यों नहीं उनसे सेम फेस की, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव मिल रही? अमूमन तो मिलनी चाहिए ना। अगर आम भाषा में हम किसी से आप पूछें क्या मिलेगी, वो कहेगा हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलती? इसका कारण देख लेते हैं। इसका कारण क्या है बच्चों? सिंपल सा ये है कि अगर हम बल्ब का फिलामेंट को देखें, कोई फिलामेंट ही तो जलता है। कैसे लाइट आ रही है?
मतलब लाइट कैसे फेंकता है कोई बल्ब, उसको देखते हैं सबसे पहले। फिलामेंट गर्म कर रहे हैं, उसे वोल्टेज देकर, वोल्टेज डिफरेंस देकर, ठीक है फिलामेंट गर्म कर रहे हैं। फिलामेंट गर्म करने से क्या हो रहा है, जो हमारे ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स थे वो हायर स्टेट में जा रहे हैं उठ के, ठीक है जा रहे हैं। हायर स्टेट में कब गए हैं, जब उन्होंने कुछ एनर्जी कैप्चर करी है। अब वो हायर स्टेट में कितने टाइम तक रहेंगे, 10⁻⁻8 सेकंड, और जैसे ही वो नीचे आएंगे तो वो फोटोन छोड़ेंगे, वो एनर्जी जो है जो उन्होंने कैप्चर करी थी उसको रिलीज करेंगे, वो ही हम देखते हैं, वही फोटोन्स हैं, उससे ही लाइट जल रही है, उससे ही हमें दिख रहा है, उससे तुम्हें बोर्ड दिख रहा है। सिंपल बात समझ गए। अब क्यों नहीं सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेस का फोटोन निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते बच्चों, क्योंकि बच्चों हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना इलेक्ट्रॉन की मोशन को। एक बात बताओ, बिलियंस ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन रखे हैं भाई, एक छोटे से पॉइंट में पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, पता है हमें इस बात का कि एक छोटे से पॉइंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फिलामेंट पर पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन तुरंत एकदम ऊपर भाग गया, और कब भाग गया वो, समझ रहे हैं बात। तो यानी कि हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उनके, हम उन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की मोशन को। अगर नहीं कर सकते तो दो बल्ब में एक साथ एक सेम फेस की वेव प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फोटोन पहले निकल जाएगा, कोई बाद में निकलेगा दूसरे बल्ब से, चाहे सेम टाइम पे जला लो, क्योंकि मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉन की कि कब जा रहे हैं ऊपर, बिलियन में से कौन सा चला जाए पहले, कौन सा चला जाए। इसका कारण ये है, इसलिए दो सोर्सेस से कोहेरेंट सोर्स मिलना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम बच्चों क्या टेक्निक अपनाते हैं बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ना आया, समझ लो ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये अमूमन पूछते हैं, लेकिन बन गया पेपर टफ तो क्या पूछ लेगा वो, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो बताओ ऐसे दो मेथड जिससे हम कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं, क्यों नहीं आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, रखेंगे ही आप, ये विश्वास है मुझे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वो जरूर याद रखेंगे इस बात को। क्या बात है, सुनो, अगर बच्चों कोई वेव आ रही है, भाई दो मेथड है इसके, क्या एक ही सोर्स से कोहेरेंट सोर्स बनाने के, कैसे देखो, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ही जगह बच रही है इसलिए यहाँ पर ही देख लो। एक सोर्स है, इससे वेव आ रही है, ये आ रही है वेव, ये आ रही है वेव, ये आ रही है वेव। बच्चों कैसे दिखाएंगे वेव को, समझ लो ये ट्रफ क्रस्ट है और ये ट्रफ्ट है, ये क्रस्ट है ये ट्रफ्ट है, ऐसे दिखाएंगे ना भाई, ऐसे दिखाएंगे। चलो वेव आ रही है, अब यहाँ पर लगा रखी हमने दो स्लिट। अब जब ये दो स्लिट लगा रखी है तो वेव बच्चों इससे जाएगी पार, तो क्या होगा, एक वेव का हाफ पार्ट इधर निकल जाएगा और हाफ पार्ट इधर निकल जाएगा, और क्या होगा बच्चों, ये दोनों हाफ पार्ट एकदम कांस्टेंट फेज डिफरेंस के, एकदम सेम फ्रीक्वेंसी के, एकदम सेम एम्पलीट्यूड के। इसे बोलते हैं क्या बच्चों मेथड को, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्या हमने वेव फ्रंट को डिवाइड नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया, पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड समझो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसे। एक और बात ध्यान रखने की है, दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ो, पहला दूसरा क्या क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा ये हो सकता है कि जो भी इंटेंसिटी, समझो कि एक सोर्स से वेव आ रही है, उसकी 100% इंटेंसिटी ऐसे आ रही है, वो यहाँ पर कोई स्प्लिटर रख दो जिससे हाफ वेव ऊपर चली जाए 50% और 50% नीचे चली जाए। क्या अब भी हमने दो वेव नहीं बना ली, 50% ऊपर 50% नीचे। ये कहाँ पर यूज करा था हमने बच्चों, ध्यान है आपको कुछ, न्यूटन रिंग में। ये वाला ये एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, न्यूटन रिंग में ये हमने यूज किया था। बताओ बात समझ में आ गई क्या, नहीं, बिल्कुल आ गई। तो ये दो मेथड भी है। एक और क्वेश्चन हो गया आपको शॉर्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, टिक करते जाओ इन्हें, ठीक है बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है बच्चों हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर में। क्या है, थिक फिल्म shows no color in interference, why, एक्सप्लेन करो भाई। हम बच्चों अपने, अगर हमारी वीडियो देखी होगी, हमने अपना टाइटल ही डाल रखा है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, डाल रखा नहीं, हर जगह पढ़ते हैं आपके थिन फिल्म से इंटरफेरेंस हुआ है, इसकी कंडीशन ही होती है वगैरह वगैरह, उसका पार्ट डिफरेंस आता है 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2, स्टोक ट्रीटमेंट लगा देते हैं, सब पता है।
लेकिन क्या गौर दिया है बच्चों? मैंने बताया था, वैसे गौर दिया होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी, बहुत अच्छे से दिया होगा। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसका नाम थिन क्यों है। भाई थिन फिल्म क्यों ले रहे हैं और कितनी थिन होनी चाहिए? मैंने बताया था थिन होनी चाहिए कितनी बच्चों? जितनी हमारी आंखों की देखने की विजिबिलिटी है, मतलब जहां तक हम कलर को विजुअलाइज कर पाते हैं। कितने तक कर पाते हैं बच्चों? करीबन करीबन 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में वेवलेंथ। कर नहीं पाते, बिल्कुल सही बात है। तो हमारी थिन फिल्म कितनी होनी चाहिए? इतनी ही थिन होनी चाहिए। और अगर इससे थिक हो गई तो क्या होगा? इंटरफेरेंस नहीं दिखेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं दिखेंगे इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इसलिए नहीं दिखेंगे बच्चों, अगर हमारा पार्ट डिफरेंस बढ़ जाता है वेव का, यानी कि हमारी फिल्म इस बार थिक हो गई, तो क्या होगा? वहां पर इतने ज्यादा इंटरफेरेंस होंगे अंदर ही अंदर कि वे आपस में ही अपने आप को क्रॉस आउट कर जाएंगे, यानी कि आपस में ही वे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके खत्म हो जाएंगे। एक तरीके से हम उसे विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास इसको समझने का। भाई ये तो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, पहले इसे समझो। थिन फिल्म thick film shows no interference because the light wave travel large part, जो मैंने बताई है बात अभी, due to which they mix up and they cancel out each other, आपस में कैंसिल हो जाएंगे मिक्स होने के कारण, जब पाथ इतना ज्यादा चल लिया उन्होंने। ये बच्चों बात समझ में आ गई सबको? अब इसका एग्जांपल समझो। समझो, दो बच्चे हैं, एक ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे हैं, वो दो बच्चे एक ही ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है? हम देख रहे हैं, बाहर से विजुलाइज कर रहे हैं उन्हें कि भाई देखते हैं कैसा कूद रहे हैं। जब दोनों बच्चे ऊपर जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई हम फिजिक्स पढ़ के आए हैं। कहाँ से? सबसे सिंपल चैनल से फिजिक्स पढ़ के आए हैं, तो हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। जब दोनों बच्चे ऊपर जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तुम्हारा दोस्त कह रहा है काई को भाई वही है ना, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? देखो अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि जब दोनों बच्चे ऊपर जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जब दोनों बच्चे अपोजिट जा रहे हैं, एक बच्चा ऊपर जा रहा है एक बच्चा नीचे जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसे को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आज सीखा मैंने, देख ये बता दिया। दूसरा दोस्त जो भी कह रहा होगा तुम्हें बताइए। चलो ठीक बात है। चलो अब बच्चे एक काम करो, दो ट्रैम्पोलिन लो और उनके बीच की डिस्टेंस कर दो 100 मीटर, ठीक है? करीबन करीबन 100 मीटर पर रख दे, एक उधर है एक उधर है। अब एक बच्चे को तुम देख रहे हो इस वाले ट्रैम्पोलिन पे, वो जा रहा ऊपर की तरफ, और जैसे ही तुमने नाड़ घुमाई इधर की तरफ, अब दूसरे बच्चों को देखा वो आ रहा नीचे की तरफ। लेकिन बच्चों एक बात सिंपल सा ध्यान ध्यान दो इस बात पे, जब तुमने नाड़ घुमाई है, क्या पता इतनी देर में वो भी ऊपर जा रहा हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो नीचे आ रहा है। समझ में आई बात? यानी कि क्या पता वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा हो और तुम्हें विजुअलाइज ऐसा हो रहा है कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कुल मिला के बात क्या है? विजुअलाइजेशन पे। तो क्या तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो जब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई? नहीं। यही काम यहाँ पर है। जब हमारी थिकनेस बढ़ जाती है तो हमारी जो रेंज है देखने की 4000 से 7.5 एंगस्ट्रॉम के बीच में, वहां तक हमारी विजुअलाइजेशन खत्म हो जाता है, मतलब उसके बियॉन्ड चली जाती है वो थिकनेस, और होनी चाहिए उसी रेंज में। और उससे बाहर जाते ही हमें क्या होगा? विजुअलाइजेशन खत्म हो जाएगा। और जहां पर विजुअलाइजेशन खत्म हो गया तो कैसा इंटरफेरेंस और कैसा डिस्ट्रक्टिव कैसा कंस्ट्रक्टिव? बताओ बात समझ में आ गई क्या नहीं? है ना सिंपल क्वेश्चन से? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। सारे बच्चे लिख के आएंगे, देखना। यही छोड़ते हैं बच्चों तुम, ये दोनों भर के क्वेश्चन ही छोड़ के आते हो तुम पेपर में, अब नहीं छोड़ने के। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा तीसरा भी ठीक हो गया है। चलो भाई फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ तो आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फोर्थ? वाई न्यूटन रिंग आर सर्कुलर? भाई न्यूटन रिंग सर्कुलर क्यों होती है? सर्कुलर क्यों होती है भाई? सर्कुलर भाई एक अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तुम तो ऐसे लिख सकते हो कि वहां पर सर्कुलर इसलिए होती है क्योंकि न्यूटन रिंग में जो हमारे पास apparatus है उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है और एक प्लेट यूज हुई है, और कॉन्वेक्स लेंस जब प्लेट के ऊपर रखी जाती है तो उनके बीच में एयर गैप बन जाता है। उस एयर गैप की वजह से ही हमारी फिल्म जो बनती है सर्कुलर बनती है। लेकिन इससे कुछ समझ में आया? एयर गैप तो बन गया, लेकिन हुआ क्या? सर्कुलर कैसे बन गई वो? है ना, सर्कुलर ऐसा बनेगी। देखो इसको रफ करो और यहाँ पर ही देखते हैं बच्चों कैसा बनी सर्कुलर। देखो विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये हमारा क्या है बच्चों? ये है हमारी, ये हो गया हमारा प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर रखी है फिल्म, यहाँ पर एयर फिल्म बन गई है। चलो एयर फिल्म बन गई।
देखो बच्चों, अब ये क्या होगा, ये पूरा सर्किल बना रहा होगा ना, ऐसा पूरा सर्किल बना रहा होगा। अब वेव यहाँ पर डल रही होगी, समझो वेव यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यानी कि सर्किल बना रही होगी। और सर्किल की पूरी रेडियस पे, पूरी की पूरी रेडियस पे क्या एकदम इक्वल डिस्टेंस में रहने की थिन फिल्म की, एयर की जो फिल्म की थिकनेस रहेगी, कहां पर, एकदम उसकी रेडियस पे, पूरी की पूरी रेडियस, है ना बच्चों, बाहर पे, बाहर उसकी रेडियस पे, पूरी की पूरी डायमीटर पे, सॉरी उसके, या कहीं भी किसी पॉइंट पर लो तुम, भाई एक सर्किल ले लो, बस बस एक पूरा सर्किल ले लो, किसी पॉइंट पर लो, नहीं हाँ ले लो, क्या बिल्कुल इक्वल थिकनेस नहीं रहने की एयर की उस पूरी की पूरी रेडियस के लिए, सोच के देखो, विजुअलाइज करो इस चीज को सर्कुलर रूप में, बिल्कुल होगी। और जब बच्चों इक्वल डिस्टेंस होती है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर, पता है ना ये बात, क्योंकि फेज डिफरेंस भी तो सेम आएगा वहां पर, समझ रहे हैं बात। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण क्या होगा, हमें फिल्म दिख रही है, कैसे दिख रही है, सर्कुलर दिख रही है, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहां पर नहीं दिख रही, लेकिन वो भी तो सर्कुलर दिखेगी ना। भाई एक बात बताओ, एक फ्रिंज ये है ब्राइट, एक फ्रिंज ये है ब्राइट, क्या इसके बीच का गैप अगर मैं बना भी ना रहा हूं, ड्रॉ भी नहीं करा इसको मैंने, लेकिन है तो सर्कुल ही है तो सर्किल ही है भी, तो ये डार्क कह दी मैंने। बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर आ गई होगी। देखो क्या लिख रखा है, न्यूटन का सर्कुलर बिकॉज द एयर लेयर बिटवीन द कर्व लेंस एंड द फ्लैट ग्लास हैज द सेम थिकनेस इन सर्किल diameter and constructive interference depend on the same thickness। किस पर डिपेंड करता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेम थिकनेस पे ही डिपेंड करता है। बच्चों आ गई होगी बात समझ, चलो एक और टिक हो गया, आ गई होगी बात समझ मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग है, तो इसमें इंटरेस्टिंग ना होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो भाई आगे बढ़ो, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रेले क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। रेले का क्या क्राइटेरिया होता है रिजोल्यूशन का, रेले ने क्या बताया कि भाई रिजोल्व हो जाएगी दो पीक के, जो कोई दो पीक रिजोल्व हो सकती है उसके अकॉर्डिंग, कोई दो पीक नहीं हो सकती। रिजोल्यूशन होता है क्या बच्चों, रिजोल्यूशन होता है दो पॉइंट को सेपरेट कर देना, यानी कि दो आपस में ऐसे पॉइंट्स या ऐसी लाइनें जो दूर से दिख रही हो कि वे दो एक लाइन है, लेकिन नजदीक जाके उन्हें जूम करके जब देखें, है ना, तो पता चलता है दो लाइनें। तो उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है और क्या कंडीशन है कि वो सेपरेट हो सकती है, और क्या कंडीशन ऐसी है कि सेपरेट ही नहीं हो सकती, वो है रेले क्राइटेरिया। वो है क्या, वो ये है कि अगर एक पीक का मैक्सिमा दूसरे पीक के मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए, ये कर रहा, तभी उसी केस में ये रिजोल्व हो सकती है, वरना कोई कंडीशन नहीं है कि इसको रिजोल्व कर पाएगा कोई। बस समझ रहे हो बच्चे, उसका प्रूफ करा रखा है हमने, वीडियो अपलोड करी है, जिस वीडियो है बच्चे वो एनसेलेट पे है ना, उसमें रिजोल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर दोनों दिख रखी है हमने, और उसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है इसको कि कैसे प्रूफ होता है ये, है ना बच्चों। प्रूफ क्या होता है इसका कि ये जो डिप आएगी बच्चों, जो इसका इसका मेन पॉइंट आएगा दोनों का, ये आएगा मेन पॉइंट, ये आएगी डिप, इसकी बच्चों होती है वैल्यू 8/π²। इसका भी प्रूफ आ जाता है कभी कभी, वो प्रूफ हमने वहां करा रखा है, उसे देख लेना, वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए यहाँ पे नहीं गया। क्या है बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन, सिंपल, रेले क्राइटेरिया है क्या, क्या है कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से कोइंसाइड करना चाहिए, बात खत्म हुई, तब तक रिजोल्व हो सकते हैं वरना नहीं होगी। देखो ये वाली पीक रिजोल्व नहीं हो सकती, क्यों, एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से अटैच ही नहीं हो रहा, नॉट रिजोल्व, ये हो नहीं सकती रिजोल्व। बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी, बिल्कुल हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। हार्ड लगते थे बच्चे, है ना, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजोल्विंग पावर क्या है बच्चों, रिजोल्विंग पावर मतलब दो पॉइंट को रिजोल्व करना, किस हद तक कोई इंस्ट्रूमेंट दो पॉइंट को रिजोल्व कर सकता है उसकी रिजोल्विंग पावर है, और क्या दिक्कत है, थ्योरी। रिजोल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज टू सी टू नियर बाई ऑब्जेक्ट एज सेपरेट नॉट ब्लर टुगेदर, मतलब जहां तक वो ब्लर ना दिखे उसको सेपरेट करने की उसकी एबिलिटी क्या कहलाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, रिजॉल्विंग पावर। बच्चों इसे रटो मत बिल्कुल भी, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चंस को या किसी भी चीज को मत रटो। अगर आपको रटना पड़ रहा है किसी भी कीमत पे, तो मुझे कमेंट्स कर दो, मुझे फोन कर लो, मेरा नंबर ले लो, आपको पता हमारे चैनल पे चले जाओ, कमेंट्स कर लो, मुझे बता दो
कि मुझे ये रखना पड़ रहा है, मैं उसको उसी 1-2 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद उस पर ही वीडियो बना के, या शाम को या सुबह को कभी वीडियो बना के तुम्हारे पास डाल दूंगा। लेकिन तुम्हें रट्टाफिकेशन से दूर रखना मेरा काम है। चलो बच्चों, ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज द डिस्कस द डिस्पर्सन पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की क्या एक्सप्लेन करनी है हमें? डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर, उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो ये समझो डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सिव पावर का तो बाद में जाएंगे ना, ये भी बच्चों हमने एनसिलेट वाले वीडियो में बता रखा बहुत अच्छे से। क्या होता है बच्चों डिस्पर्सिव पावर? क्या आपने सुना है डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन की वजह से ही बच्चों हमें रेनबो दिखाई देते हैं, है ना बच्चों? रेनबो में कलर दिखाई देते हैं ना, बहुत सारे मल्टीपल कलर। वो क्यों दिखाई देते हैं बच्चों? रेनबो कब दिखाई देता है? जब हमारा रेनी मौसम हो, यानी कि बादल हो। और जब बादल होंगे इसका मतलब क्या है? यानी कि हमारा वहां पर वाटर की डेंसिटी बदली हुई होगी, कहीं पे ज्यादा ड्रॉपलेट होंगी, कहीं पे कम पानी, कहीं पे ज्यादा पानी। उसकी वजह से क्या हुआ, जो सन से लाइट आ रही है उसको वेरिंग हुई हुई डेंसिटी मिली, यानी कि कहीं पे ज्यादा डेंसिटी, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम डेंसिटी। सही बात है। उससे क्या हुआ, अब जो लाइट आ रही होगी उसकी वेलोसिटी इफेक्ट नहीं करी होगी कम डेंसिटी वाले ने, और ज्यादा इफेक्ट करी होगी किसने? ज्यादा डेंसिटी वाले ने। यानी कि वेलोसिटी घट बढ़ रही होगी। और अगर वेलोसिटी घट बढ़ रही होगी तो वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। और अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो कलर दिख जाएंगे। वेवलेंथ का चेंज होना ही तो कलर दिखना है। लार्ज वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? रेड कलर। और स्मॉल वेवलेंथ क्या होगा? वायलेट कलर। रेड से इधर की तरफ चले जाओ तो कम वेवलेंथ की तरफ जाओगे, इधर से इधर आ जाओ ज्यादा वेवलेंथ की तरफ जाओगे। सारा खेल वेवलेंथ का ही तो है। और वेवलेंथ कौन चेंज कर रहा है? वेलोसिटी के कारण। वेलोसिटी कौन चेंज कर रहा है? डेंसिटी के कारण। और इसी फैलाव को, यानी कि वेव के फैल जाने को मल्टीपल कलर में डिस्पर्जन बोलते हैं। और यही है यहाँ पर भी, क्या है? डिस्पर्सिव पावर, मतलब डिस्पर्जन आ जाना किसी भी चीज से। यहाँ पर डिस्पर्जन किस में आ रहा है? देखो भाई, ये थी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है बच्चों। वेव जानी थी सीधी, लेकिन वेव गई एक एंगल बनाकर, थीटा एंगल बनाकर। समझ रहे हैं बच्चों? तो यानी कि जब थीटा एंगल बना के गई है तो थीटा के रेस्पेक्ट में हमारी वेवलेंथ कितनी बदल गई होगी, यानी कि थीटा चेंज विद रेस्पेक्ट टू, या वेवलेंथ चेंज विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा चेंज विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा। क्या कहलाता है? डिस्पर्सिव पावर कहलाती है ग्रेटिंग की। और क्या कहलाएगा, और क्या होगा? ये तो होगा बिल्कुल डी थीटा बाई डी लैम्डा। चलो फाइंड कर लेते हैं। देखो एक सिंपल सा, एक छोटा सा हमने डेरिवेशन भी कर दिया यहाँ पर। क्या दिक्कत है? क्या होता है बच्चों ग्रेटिंग इक्वेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। क्या होता है? ए प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एल लैम्डा। याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी आप डेरिवेशन करेंगे आपको मेमोराइज हो जाएगा खुद ही, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली चले होंगे तो बिल्कुल आप सीधे लिख देंगे इसे। सही है बच्चे। यहाँ डी थीटा बाई डी लैम्डा आ रहा लाना हमें किसी भी तरीके से, डिस्पर्सिव पावर बना रही ना। क्या करो, एक बार इस पूरी इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट कर दो। भाई पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया? विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट कर दिया। देखो क्या आ गया, ये नहीं आ जाएगा भाई, ये कोस्टेट आ जाएगा, डी थीटा बाई डी लैम्डा आ जाएगा, एन लैम्डा हट जाएगा। डी थीटा बाई डी लैम्डा की फाइंड कर लो वैल्यू, क्या आ गई? एन डिवाइडेड बाई ई प्लस डी कोस थीटा। है ना सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये भी टिक मारो। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? 8 नहीं, वैसे ये 9 है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐड, तो आपके थर्ड यूनिट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे शॉर्ट। आते कितने हैं? 2। हो ही नहीं सकता इससे बाहर आ जाए कुछ, हो ही नहीं सकता, नहीं आएगा बेटा, एकदम टेंशन फ्री रहो। ये क्या है बच्चों? अब आगे, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा? मतलब मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा होते क्या है? क्या होते हैं बच्चे पता है? या तो एनसिलिट या फिर डबल स्लिट में होते हैं। ये क्यों होते हैं बच्चों? पहले तो समझ लो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है बच्चों, जब हमारा इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा, किसका मैक्सिमा? इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा डिफ्रैक्शन के मिनिमा से मैच कर जाए। समझ रहे हो बच्चों? इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन दोनों आएंगे। जब हमारा इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा डिफ्रैक्शन के मिनिमा से अटैच हो जाएगा, जिस पॉइंट पे, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। क्यों भाई? समझो मैक्सिमा बन रहा है +1 पे और मिनिमा आ रहा है -1 पे, तो दोनों तो खत्म हो गए, जीरो कर दिया ना उसने, तो जीरो ही हो जाते हैं। एब्सेंट स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं इसे। यहाँ पर स्पेक्ट्रम ही नहीं मिलता। ये केस कब हो सकता है बच्चों? ऑब्वियसली तब जब इंटरफ्रेंस हो। क्या सिंगल स्लिट में इंटरफ्रेंस होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो सिंगल स्लिट में मिलेंगे एब्सेंट स्पेक्ट्रा? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे?
डबल स्लिट से मिलने शुरू होंगे, डबल स्लिट में भी मिलेंगे, एन स्लिट में भी मिलेंगे, और दोनों में सेम ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन बदलेंगे कोई, चाहे एन स्लिट ले लो, बस कंडीशन बदल जाएगी, कहाँ कहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। समझ गए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। जब इंटरफ्रेंस का मैक्सिमम डिफ्रैक्शन के मिनिमा से अटैच हो जाता है तो एब्सेंट हो जाते हैं, वहां पर कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। अब क्या लेंगे हम, ऑब्वियसली क्या लेंगे, दो इक्वेशन, कौन कौन से भाई, इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा की इक्वेशन उठाएंगे, डिफ्रैक्शन की मिनिमा की इक्वेशन उठाएंगे, उससे सोल्व करके देखेंगे क्या कंडीशन आई। भाई ये क्या होती है बच्चों, ये होती है इंटरफ्रेंस के मैक्सिमा की कंडीशन, ए प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, इसे ही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं, ये लिख रही होती है बच्चों। अब क्या मुझे बताओ बच्चों, कॉन्सेप्चुअल आप चल रहे हैं क्या नहीं, अब मुझे ये बताओ क्या डिफ्रैक्शन में डी आएगा, डी क्या होता है बच्चों, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और डिफ्रैक्शन तो एक स्लिट से हो जाता है, तो डी का क्या काम डिफ्रैक्शन में, देखो ये आ रहा ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, यहाँ पर एन है तो यहाँ है हमारा, क्यों रटना है इन्हें भी बेटा, बिल्कुल नहीं रटना इन सब चीजों को, एकदम कॉन्सेप्चुअल समझो। क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन वन को 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गई कंडीशन हमारी। अब देख लेते हैं इसको अलग अलग केस से। पहला केस क्या किया हमने, जब ई बराबर डी कर दिया, भाई ई बराबर डी करके देख लेते हैं, भाई डिपेंडेंसी तो ई और डी पे जा रही सारी, तो डी को ई को फिक्स कर लो, डी को वेरी कर लो, क्या दिक्कत है, कुछ भी कर लो, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर दोगे। तो ई बराबर डी कर दिया तो क्या हुआ, एन बराबर 2m आ गया। अब m की वैल्यू क्या हो, 1 2 3 4 5 6, जीरो नहीं हो सकती, ये पता होगा तो मैं जीरो की नहीं हो सकती, अगर जीरो हो गई ना वो तो ये मिनिमा नहीं बचेगा, मैक्सिमम आ जाएगा वो कंडीशन। और m क्या है, देखो मिनिमा के लिए आ रहा है, आ रहा है ना मिनिमा के लिए, ये कंडीशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है हमने एनसिलेट वाले अपनी वीडियो में, देख लेना बहुत अच्छे से। तो बच्चों m की वैल्यू रखते चले जाओ, वहां पर m की वैल्यू 1 रखी, सेकंड आया, फोर्थ आया, सिक्स्थ आया, है ना, 1 2 3 रख के, तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा e बराबर d होगा तो हमारे सेकंड फोर्थ सिक्स ऑर्डर वाले पैटर्न मिसिंग रहेंगे, हमारे जो स्पेक्ट्रम आएगा पूरा का पूरा। सही बात है बिल्कुल। अब सेकंड केस पा जाओ, सेकंड केस में हमने यहाँ का रखा है, कोई नीचे जगह नहीं बची थी बच्चों। क्या है सेकंड केस, जब हम d को हाफ कर दें, e बराबर d/2, भाई क्वेश्चन ऐसा आ गया अगर कि जब हम अगर d को d/10 कर दें तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी ना, d/10 कर देना, इक्वेशन निकाल देना, जो भी कंडीशन आएंगे इसमें क्या है, कितना भी हो जाए, चाहे 1000 हो जाए 1000 करेगा नहीं बस। तो बच्चों e बराबर क्या आएगा d/2, तो क्या आ जाएगा n बराबर 3m। अब m की वैल्यू फिर से रख दे जाओ, तो क्या इस पे कौन से स्पेक्ट्रम मिसिंग होंगे, थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ ऑर्डर मिसिंग आ गए, है कुछ इनमें, कुछ भी नहीं है, नथिंग इनमें, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल है, जैसे हमारा चैनल, समझ गए बात, हाँ बिल्कुल। तो बच्चों ये करना है, कुछ नहीं करना है इनमें। अब एक और एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन सुनो, बोनस क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम हार्ड पेपर बन जाए भाई, हाहाकार मच जाए कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, वो हो गया, कुछ नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस, वैसे जो कॉन्सेप्चुअल बच्चे होते हैं उनके मजे आ जाते हैं, कुल मिला के ये है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले सब होते हैं, पढ़ने वाले किसे कह रहा हूँ मैं, जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं वो है असली पढ़ने वाले, सर्टिफिकेशन वाले बच्चों को नहीं इंक्लूड कर रहा मैं इसमें। ठीक है बच्चों, क्या आता है क्वेश्चन, ये आ सकता है, व्हाट इज द स्ट्रोक ट्रीटमेंट, आ नहीं सकता ये, मैंने बता रखा है इंटरफेरेंस में। आप सब बच्चे कह रहे होंगे जो वीडियो देखते हैं, इसमें क्या है सर, ये तो आता है हमें, है ना बच्चों। क्या होता है बच्चे स्ट्रोक ट्रीटमेंट, जब हमारी वेव किसी रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में जाती है तो वो पाई चेंज कर लेती है अपने फेस को, और अगर पाई फेस चेंज आएगा तो हमें पता है फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूले लगा के हम उसका पार्ट डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, λ/2 आता है, समझ रहे हो बात। इसलिए हमारे यूनिफॉर्म थिन फिल्म वाले डेरिवेशन में λ/2 ऐड हो रहा था। उस कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, अगर तुम्हें ठीक से समझना है थिन फिल्म वाले हमारे वीडियो पे जाओ और जाके आराम से देखो, मस्त एकदम होगा, और समझाओ अपने दोस्तों को। समझ रहे हैं बच्चों, ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम अपने कैसे सोल्व होंगे। चलो बच्चों, अब कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपने, ये 3rd यूनिट के क्वेश्चन है बच्चों। क्या है इसमें, देखो सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो और करो, सिंपल, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं इसे भी करते हैं। देखिए क्या होगा बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये कह रहा है इंटीग्रेटिंग द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ, कितना दे रखा है बच्चों, लैम्डा, कितना दे रखा है, क्या दे रखा है, सेकंड ऑर्डर के लिए दे रखा है, यानी कि एन की वैल्यू दे दी और लैम्डा दे दिया, एंगल क्या दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द ग्रेटिंग सरफेस, मतलब नंबर ऑफ लाइन पूछ रहा है कितनी बनेगी
समझ रहे हैं बच्चों? ग्रेटिंग से निकलने के बाद कितनी नंबर ऑफ लाइन हमारे फ्रिंजेस की बनेगी वो पूछ रहा है। सिंपल है, कैसे निकालते हैं देखो। क्या होता है बच्चों, क्या हमारे पास ये स्लिट नहीं होती, देखो ये होती है स्लिट, समझो 2 स्लिट ले लो, एक ये रही एक ये रही। ये बच्चों क्या होता है, इसकी डिस्टेंस ये वाली ई होती है, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, ई होती है, और ये बीच का सेपरेशन क्या होता है बच्चों, बीच का सेपरेशन होता है डी होता है। और हम बच्चों कहाँ से वेव लेते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ से जाती है, सेंटर से पास होके, इस सेंटर से ही तो पास होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो बच्चों ऊपर वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस, ये वाली p/2, नीचे वाली डिस्टेंस e/2, और बीच की डिस्टेंस d। तो बच्चों पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, e/2 प्लस e/2 प्लस d, या फिर बोल दें e प्लस d। सिंपल है बच्चों, क्या हो गई e प्लस d। हमने क्या कह दिया, हम ये कह रहे हैं बच्चों, इफ वन ग्रेटिंग एलिमेंट इज e प्लस d वाइड सेंटीमीटर, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट बच्चों e प्लस d को क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी सिचुएशन e और d पर डिपेंड कर रही, किस पे, गैप पे स्लिट के, और 2 स्लिट के बीच के गैप पे, है ना, d क्या है, 2 स्लिट के बीच का गैप, तो e प्लस d पे डिपेंड कर रही है। हमने मान लिया e प्लस d सेंटीमीटर है, तो बच्चा फिर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर में कितनी होगी लाइंस, 1/e प्लस d, भाई ऐसे ही तो फाइंड करते हैं, इतने सेंटीमीटर है तो एक में कितनी होगी, e प्लस d होगी। तो फाइंड क्या करना है बच्चों, e प्लस d की वैल्यू फाइंड करो और क्या कर दो, 1/, कर दो उसका। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे बात समझ में। तो क्या यूज करें फिर, कौन सी इक्वेशन यूज करें, भाई ग्रेटिंग की इक्वेशन यूज करेंगे ना। क्या होती है बच्चों ग्रेटिंग इक्वेशन, हमेशा याद रखनी है, वो तो e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, उसे तो भूलना ही नहीं है हमें। क्या होती है बच्चों, यूजिंग ग्रेटिंग इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों जिसमें नंबर ऑफ लाइन फाइंड करवा लें 1 सेंटीमीटर में, है ना, ये ना आएगा तो ऐसा आ जाएगा। क्या होती है बच्चों, e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या क्या दे रखा है बच्चों, हमें n दे रखा है 2, लैम्डा दे रखा है, थीटा दे रखा है, e प्लस डी पूछ रहा है वो भी 1+1 करके, इसमें क्या दिक्कत है। तो e प्लस डी फाइंड कर लो इज इक्वल टू n क्या है, 2 है, n बेटा देखो सेकंड ऑर्डर क्या रखा है ना, n2 है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है भाई। नीचे चलो, साइन कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है बच्चों। इसे 1/, कर दो भाई, 1/, ये तो होगा नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन क्या होगी, 1/, ही तो होगी, नंबर ऑफ लाइन्स इन 1 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी 1/, कर दो, तो ये क्या आ गया 1/, में साइन 30 ऊपर चला गया, 2 इंटू मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 टू द पावर -5। सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। सोल्व करके समथिंग क्या आंसर आएगा, 5000 लाइन के करीब आंसर आएगा। सोल्व कर लो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्या सिंपल नहीं बात भाई, बहुत सिंपल है। चलो अगर ये सिंपल है तो एक और सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं भाई अपना। कौन सा भाई, ये तो समझ ही रहे होंगे, प्लस डी क्या है, इसे हटा दो, क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है। चलो एक और सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अपना, ये वाला। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या दिक्कत हो गई तो चलो, क्या ट्रिकी क्वेश्चन है देखो। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज एट नॉर्मल इंसिडेंट गिवन ए ग्रीन लाइन। भाई एक वेवलेंथ देती ग्रीन लाइन की, क्या है वो, ये मैंने मान लिया इस वाली वेवलेंथ को λ1 मान लेंगे, क्या दिक्कत है, मान लेंगे, ठीक है। आगे क्या कर रखा, सर्टेन ऑर्डर n सुपर इम्पोज ऑन ए वायलेट लाइन, ठीक है। वायलेट लाइन पे क्या हुआ बच्चों, सुपर इम्पोज हो गया। बच्चों जहां भी ऐसे क्वेश्चन हमें दिखें कि कोई लाइन दूसरी लाइन पर सुपर इम्पोज हो रही हो, चाहे रेड में दे रखा हो, कलर दे रखे हो, बहका रखा हो क्वेश्चन में कि भाई हार्ड है, कुछ नहीं है वो, जहां पर सुपर इम्पोज हो रही है उसका मतलब क्या है, पहले लाइन की बात कर रहा है nth ऑर्डर की, और जस्ट उससे आगे की बात कर रहा है, किसकी, n+1 की बात कर रहा है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में यही काम करना है। तो ये वाला वही क्वेश्चन है, यहाँ पर λ1 ये वाली है, λ2 वो वाली है, ठीक है। चलो फिर क्या करा, नेक्स्ट हायर ऑर्डर पे हम क्या किया, सुपर इम्पोज हुई है। इफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन अगर 30 डिग्री है तो बताओ
हाउ मेनी लाइन पर सेंटीमीटर कितनी आएगी ग्रेटिंग में, यानी कि निकालना क्या है 1/e+d ही निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, n नहीं दे रखा भाई, λ1 λ2 दे रखा है, n नहीं दे रखा। क्या दिक्कत है, फाइंड कर लेंगे कंडीशन से। क्या कंडीशन है बच्चों इसकी, भाई लगना क्या है, ग्रेटिंग इक्वेशन ही यूज होनी है। कौन सी यूज होनी है, e+d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये तो यही होनी है हमेशा। ठीक है, हमने मान लिया ये किसके लिए है भाई, ये λ1 के लिए है। क्या दिक्कत हो रही है, मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। अब अगली वाली जो ओवरलैप होगी है वो क्या होगी बच्चों, e+d sin थीटा इज इक्वल टू n+1 λ2। क्या दिक्कत हो रही है इसमें, बिल्कुल सही बात है, ये हो गई। इक्वेट कर दो दोनों को, इक्वेट करने पे क्या आएगा, इज इक्वल टू n+1 λ2। फाइंड क्या करना बच्चों, वैल्यू ऑफ n क्या आ जाएगी, बिल्कुल ये वाली वैल्यू आएगी n की। क्या दिक्कत है, n की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किस में पुट कर दी, n की वैल्यू मिल गई ना भाई लैम्डा की फॉर्म में। ये तो फाइंड करना था क्योंकि n की डिपेंडेंसी हटानी थी, n दे रखा नहीं ना, n की डिपेंडेंसी हट गई, रख दो किसी इक्वेशन में, इसमें रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, ये सेकंड है, फर्स्ट में रख दो। तो क्या आ गई, e+d sin थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई बच्चों, λ1 λ2 डिवाइडेड बाय λ1 माइनस λ2, ये तो आएगी। अब क्या फाइंड करना है, e+d, इसे इधर भेज दो, तो क्या आ गया λ1 λ2 डिवाइडेड बाय λ1 माइनस λ2 sin थीटा। लेकिन फाइंड क्या करना है अल्टीमेटली, नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर। तो कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/d होता है। सो नंबर ऑफ लाइन्स इन 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/e+d, उल्टा कर दो, यानी कि साइन वैल्यू भी रख दो, वैल्यू भी रख दो ना, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है भाई, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा बच्चों, λ1 माइनस λ2, λ1 कितना है 5450 इंटू 10⁻⁻8। अब ये मत कह देना क्या हो गया, क्या कर रहा हूँ बच्चे यहाँ पर मैं भाई, इसे ऊपर ले जाकर लिख रहा हूँ बस इसे, लेकिन काय में लिख दिया सेंटीमीटर में। भाई ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, क्या होता है मीटर में 10⁻⁻10 मीटर, ऐसे सेंटीमीटर में लिखना है, क्या आ जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्यों लिख रहे हैं भाई, पर सेंटीमीटर निकाल लेना, तो सेंटीमीटर में लिखना ही पड़ेगा। अब क्या लिख दो बच्चों, ये वाला अगला क्या है 4100 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। चलो भाई, ये कौन सी वैल्यू आ गई, ऊपर वाली वैल्यू आ गई। नीचे क्या आएगा, λ1 इंटू λ2, λ1 क्या है 5450 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इंटू 4100 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सोल ही तो करना है ये, सोल्व करके देख लो जो आंसर आ रहा हो, करीबन 3020 आंसर आता है इसका, 3020 सेंटीमीटर में 20 सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। बात समझ में आ गई है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन, क्यों आ सकते हैं कि आएंगे ये, और अगर ये आ गए तो कर दो, इसमें क्या है। ऐसे क्वेश्चन जो भी आए ओवरलैपिंग वाले, क्या करना उसमें n+1 मान लो, एनी दिन नहीं दे रखा ना, n की वैल्यू रिप्लेस कर दो, बात खत्म हुई, है ना। सिंपल है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है यही। चलो बच्चा 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं, देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन ग्रीटिंग विच स्पेक्ट्रा, जो मैंने को फाइंड करना है, विच स्पेक्ट्रा लाइन इन फोर्थ ऑर्डर विल ओवरलैप विद थर्ड ऑर्डर लाइन ऑफ वेवलेंथ इतना। यानी कि वो वाला स्पेक्ट्रम लाइन निकालनी है जो फोर्थ ऑर्डर की है और जो थर्ड ऑर्डर की स्पेक्ट्रा लाइन से ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ इतनी है। समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ चुके हैं हम। यानी कि हम ये मान लें कि फोर्थ ऑर्डर की वेवलेंथ निकालनी है और थर्ड ऑर्डर की वेवलेंथ दे रखी है, तो इस वेवलेंथ को λ1 मान लें हम, क्या दिक्कत है। और फाइंड क्या करनी है, फोर्थ वाले की, यानी कि वो λ2 की तो फाइंड करनी है। यानी कि सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं, गिवन क्या दे रखा है, गिवन वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास λ1,
क्या है 5461 एंगस्ट्रॉम। फाइंड क्या करना है लैम्डा 2 की वैल्यू, ये तो फाइंड करना है। n क्या होगा वो देखेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, जहां भी कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पर भी ओवरलैपिंग वाली बात आ जाए तो कॉन्सेप्ट को e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू n और e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1, यही तो कॉन्सेप्ट है। और हमारे पास है ही नहीं कुछ कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों कॉन्सेप्ट, e प्लस डी, क्या है बच्चों ग्रीटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू n लैम्डा 1 एक बार, और दूसरा e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू n, अब क्या आएगा प्लस 1 लैम्डा 2। भाई ये आ गया हमारा 3 वाले के लिए n, और 4th वाले क्या होगा भाई n प्लस 1 ही तो होगा, और क्या होगा इक्वलेट कर दो। अरे बच्चे बहुत सिंपल है। तो क्या आ गया n लैम्डा 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2। फाइंड क्या करना है लैम्डा 2। भाई क्वेश्चन में पढ़ के बस ये पता लगाना था फाइंड क्या करना, हमें क्वेश्चन सोल्व हो जाता तुरंत एकदम, समझ रहे। लैम्डा 2 क्या हो गया बच्चों, लैम्डा 2 हो गया n लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, वेयर बच्चों n क्या है यहाँ, भाई शुरुआत जहां से हो रही है वही तो n होगा। क्या है बच्चों शुरुआत थर्ड ऑर्डर से हो रही है तो n थर्ड हो 3 हो गया। शुरुआत अगर सेकंड से होती तो n 2 हो जाता, 1 से होती 1 हो जाता। और n प्लस 1 क्या होगा फिर फोर्थ वाला जो अगले वाला है, ये वाला फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाला ही तो n प्लस 1, तो रख दो वैल्यू। लैम्डा 1 क्या है 5461 एंगस्ट्रॉम, रख दो सब कुछ, रख दो वैल्यू, जो वैल्यू है फाइंड करके देख लो क्या आएगी। 3 इंटू 5461 एंगस्ट्रॉम में निकाल लो, और ये क्या आ गया बच्चों 4। जो भी आंसर आएगा वाट एवर, वो जो भी आएगा आपका आंसर होगा, वो फाइंड कर लेना बच्चों, सिंपल है। चलो आंसर हो गया, सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। अलग मतलब फॉर्मूला अलग लगेगा, पता अलग अलग पूछा है, इसमें बहुत आसान है ये भी, और थोड़ा सा लॉजिक है। देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें लाइन कितनी है 16000 लाइनें दे रखी हैं। ठीक है बच्चों 16000 लाइन्स हैं, तो n इंच कितने इंच में, 1 इंच में 16000 लाइनें हैं, समझ रहे हो। और ओवर ए लेंथ ऑफ 5 इंच, और ग्रेटिंग हमारी कितने इंच की है 5 इंच की। 1 इंच में 16000 लाइन है, और हमें तो पूरे के पूरे इंच में चाहिए, 5 इंच में कितनी होगी भाई 1 इंच में कितनी लाइनें हैं 16000। चलो 5 इंच में कितनी हो जाएगी, बार मल्टीप्लाई कर दो ना भैया 5 से, 16 85, चलो ये हो जाएगी, तो कितनी होगी बच्चों इतनी होगी। चलो भाई इतनी होगी, 80,000 लाइनें आ गई, कितने में 5 इंच में, जो कि ऑब्वियसली आनी चाहिए थी क्योंकि 5 इंच में। पहला तो ये वाला पार्ट हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। अगले में क्या दे रखा बच्चों, वेवलेंथ दे रखी है हमें लैम्डा। चलो यहाँ पर लैम्डा भी दे दी, लैम्डा कितनी दे दी 6000 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर माइनस 10 लिख दो, मीटर में लिख दो। चलो भाई क्या दे रखा सेकंड ऑर्डर, n दे रखा 2 दे रखा सेकंड ऑर्डर। भाई जो बोलता रहे क्वेश्चन को उसे सोल्व करते रहो, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। बच्चे क्या गलती करते हैं पता है बच्चों, n की वैल्यू ये ले लेते हैं 16000। ये बच्चों क्या है n नंबर ऑफ लाइंस है, यानी कि किसकी वैल्यू है कैपिटल n की वैल्यू दे रखी है, ये n ले लेते हैं कैपिटल n, जबकि n का कैपिटल n क्या लेना है ये लेना है, क्योंकि ये तो 1 इंच में है, 5 इंच में ले ली ना, क्वेश्चन में बोल रखा ना। क्या निकालना बच्चों, फाइंड करना पहला रिजॉल्विंग पावर। क्या होती है रिजॉल्विंग पावर बच्चों, पहला रिजॉल्विंग पावर ये देख लेते हैं क्या होती है बच्चों, ये नहीं होती लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा होती है बच्चों, किसके बराबर होती है ये रिजॉल्विंग पावर, n इंटू n के बराबर, n इंटू n के बराबर ही तो होती है रिजॉल्विंग पावर, बिल्कुल होती है। तो बच्चों क्या आ गया n टू n, भाई कर लो, रिजॉल्विंग पावर हमारी आ गई n कितना 2, और n कितने आया कैपिटल n इतना, तो रिजॉल्विंग पावर क्या आ जाएगी बच्चों, रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी, सोल्व कर लेना 1.6 इंटू 10 टू पावर 5, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसे कोई दिक्कत है कुछ नहीं दिक्कत। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अरे ये आता है बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ रहा है तुम्हारे एग्जाम में, और क्या करोगे भाई, क्या लोगे, और इतने सिंपल क्वेश्चन रिपीट हो रहे। अब देखो क्या फाइंड करना बच्चों, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस,
क्या होता है स्मॉलेस्ट वेवलेट डिफरेंस? डी लैम्डा। भाई अब क्या फाइंड करना है तुम्हें? डी लैम्डा यहाँ से फाइंड करना है। कैसा होगा डी लैम्डा फाइंड? भाई डी लैम्डा फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा डिवाइडेड बाई एन इंटू एन। भाई जो भी वैल्यू एन इंटू एन की आई थी, एन इंटू एन क्या है बच्चों? आरपी, रिजॉल्विंग पावर, रख दो। तो डी लैम्डा क्या आ जाएगा बच्चों? डी लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारी? लैम्डा की वैल्यू है ये रही, रख दो यहाँ पर 10⁻⁻10 मीटर और डिवाइडेड में आरपी रख दो 1.6 इंटू 10⁻5। भाई यही तो है, एन इंटू एन आरपी तो होता है। और जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसे लिख दो, जो भी वाटेवर, जो भी 0.0375 एंगस्ट्रॉम के करीबन वैल्यू आती है। अगर इसे एंगस्ट्रॉम में ही रहने दो, ऐसा क्या ऐसी 10⁻⁻10 को, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। 10⁻⁻10 में लिख दो, जो मर्जी आपकी लिख दो, मीटर में लिख दो, इसे क्या दिक्कत है? तो सोल्व करके देख लो, जो क्या पता ये वैल्यू ना भी आए, क्या पता मेरी कैलकुलेशन गलत हो, तो आपको सोल्व कर लो। इसमें क्या है, कैलकुलेटर तो यूज करना है, मोबाइल में सोल्व कर लो। एग्जाम में तो मोबाइल चलाने को अलाउ ना करते हैं, वो घर तो करते ही हैं। ठीक है। हो गया बच्चों को सोल्व। सिंपल है बच्चों, हमारी थर्ड यूनिट का सारा काम निपट गया। अब हम देखते हैं अदर यूनिट के क्वेश्चंस, आंसर्स और डेरिवेशन डालते हैं अपनी इजी वे में। किस चैनल पे? सबसे सिंपल पे। इसलिए बच्चों सब्सक्राइब करो, करवाओ भैया, कुछ तो कर लो। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं न्यूटन्स रिंग पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार हमारे एकेटीयू के एग्जाम में आया हुआ है और कॉलेज के एग्जाम में हमेशा आता है। अगर हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया तो न्यूटन्स रिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अदरवाइज वैल्यू देगा, एक वैल्यू देगा, दूसरी पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चन है सारे। इसमें क्या कह रखा है बच्चों? क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक से और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। इसमें कह रखा है कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में डायमीटर दे रखा है 4th रिंग का और 12th रिंग का। कितना कितना? 0.4 और 0.7 रेस्पेक्टिवली। क्या फाइंड करना है? 20th रिंग का क्या डायमीटर होगा, ये फाइंड करना है। किसके लिए दे रखा है बच्चों? ध्यान करने की बात है, डायमीटर किसका दे रखा है बच्चों? डार्क रिंग का। तो ऑब्वियसली डार्क रिंग यूज करनी है हमें। क्या अभी अभी हमने बच्चों जब एप्लीकेशन पढ़ी है न्यूटन्स रिंग की, तो हमने एक pth रिंग कंसीडर नहीं की थी, एक nth रिंग थी और एक pth रिंग थी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यानी कि हमें बोल रखा है इसने कि 4th रिंग, यानी कि 4th से लेना है। पहली रिंग कौन से? 4th, फिर है 12th, फिर है 20th। यानी कि इस बार nth रिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? 4th से। कौन से रिंग पे जा रहे हैं? फिर 12th पे, यानी कि P पॉइंट की कौन सी रिंग है? 12th। अगली P पॉइंट की कौन सी रिंग है? 20। बात समझ रहे हैं आप? तो डेरिवेशन इसमें कौन सा हमारा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला हमारा यूज होगा बच्चों यहाँ पर आंसर में। देखो आंसर बहुत सिंपल है इसका। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला, d² n प्लस pth रिंग माइनस d² nth रिंग इज इक्वल टू 4p लैम्डा r। क्या हमने ये फाइंड नहीं किया था अभी अभी हमारी एप्लीकेशन में, जब हमने न्यूटन्स रिंग की एप्लीकेशन देखी है? बिल्कुल ये किया था हमने। चलो इसको 1 बाई 1 देखते हैं। देखो जैसे कि हमने समझ लिया, इस तरीके से समझो बच्चों, जैसे कि हमने समझ लिया कि ये हमारी 4th रिंग है, समझो ये हमारी 4th रिंग है और ये हमारी जाकर 12th रिंग बन रही है। कोई दिक्कत है बच्चों? ये 4th रिंग है, 12th रिंग बन रही है। किस पॉइंट पे? pth पॉइंट पे। बच्चों एक बात बताओ, 4th रिंग से p पॉइंट के बीच में कितनी रिंग आई होगी? 8। 12 में से 4 गए, 8 ही तो बचेंगे। तो यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो हमने अलग अलग इक्वेशन बना ली है अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो बच्चों पहली इक्वेशन क्या बनेगी? d² n प्लस pth रिंग कौन सी है? 12th वाली, माइनस d² nth रिंग कौन सी है? 4th वाली, इज इक्वल टू 4p की वैल्यू क्या आई है बच्चों? 8 लैम्डा r। कैसा आई है बच्चों p की वैल्यू? 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ये किसकी वैल्यू है? p की। ऑब्वियसली ऐसी तो फाइंड करेंगे p की वैल्यू। पहली कंडीशन हो गई इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरे कंडीशन पे देखते हैं क्या कह रहा है। यानी कि 20th रिंग का डायमीटर क्या होगा? तो यानी कि इस बार देखो क्या होगा,
हमने मान ली कि 20th रिंग हमारी यहाँ बन रही होगी कहीं, भाई 20th रिंग यहाँ क्यों नहीं बन सकती, बन सकती है। तो बताओ बच्चों इस बार 4th रिंग से 20th रिंग के बीच में कितने रिंग बनेगी, 16 रिंग। तो यानी कि इस बार पी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। तो क्या आ गई बच्चों दूसरी कंडीशन, डी स्क्वायर 20 माइनस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, डी स्क्वायर 4 से, यानी कि 4th रिंग से ही तो स्टार्ट हो रहे हैं। 4 इंटू क्या आएगा बच्चों, 16 इंटू लैम्डा आर, इक्वेशन नंबर 2। क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो, या 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 1, कुछ भी कर लो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। क्या करो, नाउ इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइडेड कर दो इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या आया बच्चों हमारा, डी स्क्वायर 12 माइनस डी स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर 20 माइनस डी स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, बच्चों देखो डिवाइड करोगे 4 इंटू 8 इंटू लैम्डा इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16 इंटू लैम्डा इंटू आर, सारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा बच्चों 1/2। इसकी मल्टीप्लाई वहां करा दो इधर, तो यानी कि बचा हमारा बच्चों डी स्क्वायर 12 माइनस डी स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी इस वाले की, और यह जाएगा डी स्क्वायर 20 माइनस डी स्क्वायर 4। अब क्या रखना है बच्चों, वैल्यू सबकी वैल्यू इसको रख दो यहाँ पर, भाई 12 की वैल्यू मुझे पता है, 4 की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू पता है, 20 की निकालनी है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखो पुट कर दो 2 डी स्क्वायर, यानी कि डी 12 की वैल्यू क्या है बच्चों, डी 12 की वैल्यू है 0.7 का होल स्क्वायर, चलो भाई, माइनस 4 की वैल्यू क्या है 0.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 की वैल्यू, डी स्क्वायर 20 की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 की वैल्यू क्या है 0.4 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे आप तो हमें मिलेगा आंसर डी 20 की वैल्यू करीबन करीबन हमें इसको सोल्व करने के बाद मिलेगी 0.906 सेंटीमीटर के करीबन। सोल्व करके देख लेना बच्चों, यही आंसर हमारा आएगा, करीबन करीबन इतना ही आंसर आएगा सेंटीमीटर में। मतलब क्या था मैटर में इसमें, सिंपल, इसमें सिंपल लॉजिक लगाना था और कुछ नहीं था। क्या करना था, 12th 4th वाले रिंग का डायमीटर दे रखा है, 12th वाले रिंग का देख लेंगे क्या रिलेशन बनेगा, फिर 20 वाले का रिलेशन बना के देख लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन और पूछ सकता है, सिंपल पूछ सकता है कि हमें भाई हमें कोई दे रखा है किसी डार्क रिंग का डायमीटर दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, आर पूछ रखा है, लैम्डा दे रखा है, आर दे रखा है, डी एन पूछ लेगा किसी भी फ्रिंज का, 4th फ्रिंज का पूछ लिया तो एन की वैल्यू 4 रख दो, 1 का पूछ लिया 1 रख दो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वो और भी ज्यादा सिंपल है। हार्ड कौन सा था, यानी कि लॉजिक कौन सा था, क्या था इस क्वेश्चन में, सिंपल ये लॉजिक था कि हम पी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, जो कि आपके सामने है ना, सिंपल बच्चों।